हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट से, इस वाले टॉपिक से। ऐसे ही बचकाने टॉपिक है भाई। एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना क्या ज़रूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बोलता है कि अंडरस्टैंड करना जो है ना वो वेरी सिग्निफिकेंट है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात बोलता है कि वो प्लानिंग में हेल्प करता है और अटेंशन फोकस करने में हेल्प करता है। अब तुम याद रखना, प्लानिंग में हेल्प करता है, प्लानिंग हो गया। परफॉर्मिंग में हेल्प करता है, सुनो बेटा सुनो, पहले सुन लो। प्लानिंग में हेल्प करता है, परफॉर्मिंग में हेल्प करता है। परफॉर्मिंग प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल, ऑडिट परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे प्रॉपर। ठीक है, तो प्लानिंग में हेल्प करता है, परफॉर्म नहीं कर पाओगे इसके बिना। ऐसे नहीं बोला परफॉर्मिंग में हेल्प करता है, ऐसे बोला परफॉर्म नहीं कर पाओगे इसके बिना, अच्छे से प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी एक तरीके से परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। प्लानिंग परफॉर्मिंग हो गया। ठीक, और वेरी सिग्निफिकेंट है और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये 4 पॉइंट पढ़े अपन ने इस पैराग्राफ के अंदर। क्या है? अंडरस्टैंडिंग जो है वो वेरी सिग्निफिकेंट है और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। 2 पॉइंट तो ये, प्लानिंग में हेल्प करता है, परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, वेरी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्लानिंग में हेल्प करता है, परफॉर्म नहीं कर पाओगे। वेरी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्लानिंग में हेल्प करता है, परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हो गया याद? अब ऐसे ही समझाना ही क्या? नहीं ना। अंडरस्टैंड के बिना प्लानिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे तुम, यही बोल रहा है। इट हेल्प्स आउट इन प्लानिंग द ऑडिट एंड इन आइडेंटिफाइंग एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। अब तुम्हें याद हो तो ये लाइन तुमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। प्लानिंग के अंदर प्लानिंग के फीचर्स होते हैं। ठीक है, अगर तुम अच्छे से प्लानिंग कर पाते हो तो तुम लोग एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरियाज पे। ठीक है, तो तुम लोग प्लानिंग ही ढंग से नहीं कर पाओगे, तुम अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे तो प्लानिंग नहीं कर पाओगे, प्लानिंग नहीं कर पाओगे तो स्पेशल अटेंशन, सॉरी एप्रोप्रिएट अटेंशन नहीं दे पाओगे स्पेशल एरिया पे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्लान के डेवलप करने में। ठीक, तो बोला ऊपर वेरी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लेकिन याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में आई थी ये लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग होता है, ये चैप्टर नंबर 2 में थी ये लाइन। प्लान को डेवलप करने के अंदर अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चैप्टर नंबर 2 में थी ये सेम लाइन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसके लिए? प्लान के लिए। अरे मैंने तुम्हें कहा था 12वीं कक्षा में भी चैप्टर नंबर 3 आता था, उसके बाद प्लानिंग आता था। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लानिंग के लिए, कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद 12वीं कक्षा में एक चैप्टर आता था मार्केटिंग नाम का। ठीक है, उसमें मार्केटिंग का प्रोसेस आता था। अगर तुम्हें याद हो ना, पहला प्रोसेस का पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना। उसके बाद फिर मार्केटिंग की प्लानिंग चलती थी। कोई सी भी प्लानिंग इन्फॉर्मेशन के बिना हो ही नहीं सकती। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ उसके बारे में, तो मैं कैसे प्लानिंग करूंगा? ठीक है, और साथ में अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मिंग में भी काम आती है, ऑडिट को परफॉर्म करने में भी काम आती है कि ऑडिट कैसे परफॉर्म करेंगे, एनटी क्या रखना है फैब का। ठीक है, वो डिसाइड करने में भी क्या काम आता है? प्लानिंग। ठीक, सॉरी प्लानिंग क्या, ये अंडरस्टैंडिंग सब में काम आती है। तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर अपन क्या, अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट है, अपन ने पढ़ा। हाँ, 4 पॉइंट पढ़े। वेरी सिग्निफिकेंट है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ओवरऑल प्लान का। फिर यहीं से प्लानिंग आ गई कि प्लानिंग में हेल्प करता है और प्रॉपर ऑडिट नहीं कर पाओगे इसके बिना, नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। मना ही कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है, मना ही कर दिया। ऐसा नहीं बोला कि नहीं पॉसिबल तो है मगर प्रॉपर ऑडिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सीधा मना कर दिया, सीधा भाई कर ही नहीं पाओ, पॉसिबल ही नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दिखने में तो चाय कम पानी कुछ भी नहीं है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? ध्यान से सुनना। 2 वर्ड याद रखने तुम्हें अंडरस्टैंडिंग को लेकर। पहला, अंडरस्टैंडिंग एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहला वर्ड। अब मीनिंग भी समझ लो इसका। क्या अंडरस्टैंडिंग शुरू में लेके खत्म? नहीं, अरे चलता रहेगा भाई। चलो मान लो मैंने अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसके हिसाब से मैंने रैप की प्लानिंग करी, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एंटी ऑफ रैप अपन ने सेट किया। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर किया। उसके बाद मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे मैंने फैब की प्लानिंग की, फिर फैब परफॉर्म किया, है ना। तो क्या अब फैब परफॉर्म के अंदर चल रहा हूं मैं? ठीक है, एग्जीक्यूटिव स्टेज में चल रहा हूं, तो क्या वहां पे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है क्या? हाँ,
अरे तुम किसी को पूरा थोड़ी समझ सकते हो अच्छे से यार, कि सर मैं तो सोच समझ के ही दोस्त बनाता हूँ, बड़ा होने के बाद सोच समझ के ही शादी करूंगा, पूरा अच्छे से समझ कर ही करूंगा, ठीक है। ऐसा होगा ही नहीं कि शादी के बाद मेरे को पछताना पड़ जाए, अबे यार मैंने किससे शादी कर ली, ऐसा होगा ही नहीं। पॉसिबल है क्या ऐसा? आज अपन दोस्त बनाते तो बाद में कई नई नई चीज़ें पता पड़ती रहने के बाद अबे ऐसा भी है क्या यार, अबे ये गुस्सा भी करता है क्या, और भाई मेरे को लगता भी नहीं ना तो गुस्सा भी करता होगा, तेरे को भी गुस्सा होता है। ये लाइन अपन बोलते ना, ये क्या सोच के बोलते, अपन उससे क्या एक्सपेक्ट करते यार, कितना शांत स्वभाव का बंदा है यार, बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करता। जैसे अबूर का एग्जाम्पल ले अपन, ठीक है, अबूर कितना शांत स्वभाव का बच्चा है, बिल्कुल डिसेंट प्यारा सा, इसको तो अवार्ड देना चाहिए, इसको तो अपन को अवार्ड देना चाहिए। फिर अगर मान लो कभी मैंने देखा अबू एकदम से गुस्सा कर रहा है, तो मैं बोलूंगा यार अबू गुस्सा भी करता है क्या, ठीक है। यानी कि क्या अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ा ना। देखो बेटा एक बात याद रखो, ये चीज तुम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हो, क्या तुम्हें कोई नई इंफॉर्मेशन मिले, सर्कमस्टांसेस में चेंज आए, अंडरस्टैंडिंग में चेंज आए, ऊपर पढ़े ना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग में कैसे चेंज आएगा भाई, कुछ नया पता पड़ा, वापस कुछ अंडरस्टैंड किया तो पता पड़ा अरे यार पहले जो समझ रहे थे वो तो अलग निकला, उससे तो अलग निकला, ये हो ना अंडरस्टैंडिंग में चेंज आना, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहले तो ये बात याद रखो। कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब समझ गए, ऐसे नहीं एक बार समझकर छोड़ दिया, अभी उसके बाद समझने की जरूरत ही नहीं है, पूरा समझ चुके, ऐसा नहीं है। दूसरा कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डायनामिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, लाख रुपए का वर्ड है दोनों, कंटिन्यूअस डायनामिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। डायनामिक ही लिखना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। डायनामिक का मतलब होता है बदलते रहना, ठीक है। अनसर्टेन का मतलब होता है अचानक से बदल जाना। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक भी है, अनसर्टेन भी है। चलो, अंडरस्टैंडिंग भी डायनामिक होती है और अनसर्टेन भी होती है, सॉरी डायनामिक भी होती है। डायनामिक का बात समझ लो भी क्या है। डायनामिक मतलब होता है बदलते रहना। जैसे मान लो ये दिव्यांश भी टेक्सटाइल का काम करता है, टेक्सटाइल का इंडस्ट्रीज की, और अपूर की भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। अब मैंने यहाँ पर समझ लिया बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका समझ लिया पूरा, अंडरस्टैंडिंग ले ली, एंटिटी दिव्यांश की, एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की। तो क्या मैं अपूर के बिजनेस में जाके डायरेक्ट ऑडिट करना शुरू कर दूं? क्या मैं जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग इसकी ली थी दिव्यांश की, वैसे अंडरस्टैंडिंग इसकी भी लूं अपूर की? नहीं भैया, डायनामिक है ये। हाँ, ये कैसे ऑपरेट हो रहा है, इसने कौन से इंटरनल कंट्रोल लगाया दिव्यांश ने, उसने कौन से लगाया, सबके अलग अलग कंट्रोल है, समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, इसका कोई एक तरीका नहीं होता, ठीक है, पहली बात। और एक ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, दो चीज समझो। पहले तो दिव्यांश का जो बिजनेस में समझा, सेम वैसा ही अपूर्व का नहीं होगा। समझो दो पर्सन है, ए और बी, दोनों टेक्सटाइल के अंदर है इन्वॉल्व। तो मैं अगर ए का बिजनेस समझ लिया तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता बी का समझना ही नहीं पड़ेगा। जैसा इसका बिजनेस है सेम वैसा इसका होगा, नहीं, उसके कस्टमर अलग हो सकते हैं, इसके अलग है, इसके सप्लायर अलग हो सकते हैं, इसके अलग है, इसके कॉम्पिटिटर कौन होगा कौन नहीं है, डिपेंड करता है कहाँ पर है, कौन सा एरिया है उसका, उसके हिसाब से कस्टमर अलग अलग होंगे, किस रेंज में काम कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट में काम कर रहा है वो, ठीक है। तो सबके कॉम्पिटिटर एक जैसे नहीं हो सकते भाई, ठीक। अब चलो मोबाइल में ले लो तुम लोग, मुझे बताओ MI, रियलमी, ओप्पो वगैरह जो मोबाइल है, ठीक है, उसका कॉम्पिटिटर और एप्पल वगैरह का कॉम्पिटिटर सेम है क्या दोनों के? भाई उनकी रेंज अलग है, एप्पल की रेंज अलग है। अभी एप्पल के कॉम्पिटिटर रहेंगे ये बड़े बड़े सैमसंग वाले, OnePlus वाले, ठीक है। OnePlus महंगा निकालेगा मोबाइल, सैमसंग महंगा निकाल रहा है, तो ये लोग रहेंगे एप्पल के कॉम्पिटिटर, ठीक है। एप्पल का रियलमी, MI, ओप्पो, वीवो, इनसे कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर ऑल डाउन जाए तो स्पाइस, माइक्रोमैक्स आ जाते, ठीक है, लुप्त हो गए, दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? है तो मोबाइल, लावा वगैरह आ गए, लावा वगैरह जैसे फोन आ गए, तो तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? है तो सारे ही फोन, मगर उसमें भी कॉम्पिटिटर अलग अलग जा रहे, कस्टमर के अलग अलग जा रहे, ठीक है भाई। ये मिडिल क्लास कस्टमर यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ रिच क्लास कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा अलग अलग होते हैं ना कस्टमर का। तो देखो बेटा एनवायरनमेंट में बहुत फर्क पड़ जाता है, इसीलिए याद रखना एनडीटी और उसका एनवायरनमेंट डायनामिक, ये समझना, एनडीटी और उसके एनवायरनमेंट को समझना डायनामिक प्रोसेस है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब ये केस स्टडी में ऐसे देगा कि हमने एक बिजनेस को समझ लिया तो दूसरा आप समझने की जरूरत नहीं है, तो तुम लिखना है, क्योंकि कंटिन्यूअस के साथ डायनामिक वर्ड आएगा मेन। समझे केस स्टडी कैसे देगा वो, कि हम एक ऑडिटर है जिसने ये वाला बिजनेस समझ लिया, ठीक है, अब दूसरा बिजनेस भी वही सेम मिल रहा है उसको, तो उसको समझने की जरूरत है। उसने कहा मेरे को अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऑडिट कर रहा हूँ,
क्या उसका ये इंटेंशन सही है क्या, तुम बोला नहीं इनकरेक्ट है ये, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा और फिर तुम्हें रीजन में लिखना पड़ेगा, क्यों अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। अभी समझ में आई बात। तो दिखने में छोटे छोटे पॉइंट लग रहे हैं, इस पे केस स्टडी बना के देगा अभी तुम्हें आगे, ठीक है। चलो अब कहां पर इस अंडरस्टैंडिंग का यूज करोगे, आओ कार्यक्रम शुरू कर, तुम्हें पता है कहां यूज करोगे। देखो अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बोलूं ना तुम्हें, तो तुम लोग एंटी ऑफ रैप, आइडेंटिफाइंग असेसिंग और एंटी ऑफ फेप, है ना, और फेप परफॉर्म, ऑडिट परफॉर्म, इन सब जगह तुम अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हो, ठीक। अब इसने ऐसे दे रखा है अंडरस्टैंडिंग का यूज, यह है 315, है ना, यह है 320, ठीक। तो ये 315 हो गया, ये 320 हो गया। उसके बाद ये एप्रोप्रिएटनेस के ऊपर 2 पॉइंट हो गए। एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी का एप्रोप्रिएट और सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन और एप्लीकेशन एप्रोप्रिएट है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी का, वो भी अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। किस में आया था, हाँ वहां आया था, सिलेक्शन और एप्लीकेशन का एप्रोप्रिएटनेस ये 200 में आया था, ठीक। तो ये हो गया अपना 315, ये 320, ये 200 के अंदर आया था, ये 2 पॉइंट एप्रोप्रिएटनेस के, और ये सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, साई, यानी ऑडिट एविडेंस जो है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है क्या, उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग काम की होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट ऐसे बता देता हूँ, समझा देता हूँ, जितने याद रहे कम से कम 4 तो कम से कम याद रह ही जाएंगे बंदे, ठीक है, काटने नहीं है, समझा देता हूँ ये 2 पॉइंट। चलो पहले तो समझ में आ गया तुम्हें, रॉम असेस करने में अंडरस्टैंडिंग काम आती है, ऑब्वियस बात कर ही क्यों रहे, फिर अपन अंडरस्टैंड नहीं क्यों रहे, अंडरस्टैंडिंग की आगे की लाइन ही क्या थी, आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मर्डर मिस्टेक थ्रू अंडरस्टैंडिंग, मेन काम ही अंडरस्टैंडिंग का इसके लिए, ये तो मेन काम है, तो लिखना ही पड़ेगा आइडेंटिफाइंग असेसिंग, ये 315, मॉडलिटी में अंडरस्टैंडिंग काम आता है 320। उसके बाद कहां पर आते हैं बन, हाँ ये कंसीडर करना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट की है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग काम आती है, ठीक है। तुम बिजनेस को समझोगे पूरा, उनकी वर्किंग को समझोगे, उससे तुम्हें पता पड़ेगा कि इनके जो पॉलिसी के जजमेंट वगैरह जो होते हैं, पॉलिसी का जो इनका सिलेक्शन है तो एप्लीकेशन होता है वो सही है नहीं है, एप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसके बाद तुमने जो एविडेंस ऑब्टेन की है, अब तुम्हें ये इवेल्युएट करना है कि वो एविडेंस, यार ना एविडेंस हमेशा सही होने चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो क्या वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है क्या, इसे इवेल्युएट करने में भी हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे जो एविडेंस मिले वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है क्या। अरे यार अगर तुम्हें पता पड़ा है एंटिटी तो फर्जी है, ठीक है, ढंग से काम नहीं कर रहा, तो जो इंटरनल एविडेंस तुम्हें मिलेंगे वो ज़्यादा विश्वास वाले होंगे या एक्सटर्नल पे ज़्यादा विश्वास करोगे, एक्सटर्नल में इंटरनल का क्यों करोगे, ठीक है, इंटीग्रिटी नहीं है एंटिटी की, ठीक, वहाँ तो बहुत भयंकर फ्रॉड चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये लोग गफला कर रहे हैं चीज़ों का, तो वहाँ पर इंटरनल एविडेंस पे भरोसा कम करेंगे, उसे एप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे, वो ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन कम देगा, उन्हें पता है जो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे उसे एप्रोप्रिएट मानते, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, वो एविडेंस जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है उसे अपन एप्रोप्रिएट मानते। तो ये इवेल्यूशन भी किसके बेसिस पे करेंगे अपन, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, तो इतनी जगह पे काम आता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये 2 जगह ही पढ़ लो, ऐसे ही पढ़ लो, 4 पॉइंट याद रखने पर 315, 320 और 200, 200, 315, 320, 200 के 2 पॉइंट एप्रोप्रिएटनेस वाले, ठीक है, 200, 315 और 320। अब ये 2 पॉइंट क्या है पढ़ लो, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन में भी नहीं, याद रखना स्पेशल कंसिडरेशन कहाँ देना है वो अंडरस्टैंडिंग ही बताएगा। जैसे तुम्हें पता पड़ गया कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पता पड़ गया, तो ट्रांसैक्शन जो होगा वो स्पेशल अटेंशन देने वाला एरिया है, यहाँ पर तुम्हें स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना है, तुम्हें ध्यान से देखना है इसको, साथ में टाइम भी ज़्यादा देना है तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें इसे ध्यान से भी देखना है और टाइम भी ज़्यादा देना है, एक्सटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म करना है, ठीक है। चलो डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एपी, अभी ये वर्ड आया ना एक्सपेक्टेशन, इसका एक मीनिंग होता है, वो तुम लोग पढ़ोगे जब तुम एपी पढ़ोगे, एपी परफॉर्म करने से एक्सपेक्टेशन डेवलप होता है, एपी परफॉर्म करने से क्या डेवलप होता है, एक्सपेक्टेशन डेवलप होता है। क्या मतलब, अरे तुमने एपी परफॉर्म किया एनालिटिकल प्रोसेसर, तुमने देखा भाई यहाँ पर इन लोगों की रेंट इस हिसाब से होती है, इतने बड़े एरिया की ये रेंट होती है, इसका भी सेम वही एरिया है, ये भी सेम वही जगह पे, इसका रेंट ज़्यादा कैसे, ठीक है।
तो इसका रेंट भी क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई, समझे, समझे ना बात। हमने देखा भाई वर्कर पहले इतने थे, ठीक, तो ये वेजेस था। अगर इसके वर्कर बढ़े, ठीक, और रेट बढ़े, या तो वर्कर बढ़े या रेट बढ़े या दोनों बढ़े, तभी वेजेस बढ़ने चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन डेवलप होगा। अगर दोनों ही ना बढ़े तो वेजेस बढ़ने नहीं चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गया कि ये बढ़े तभी वेज बढ़ने चाहिए। अब तुम चेक करोगे कि भाई दोनों ही नहीं बढ़ रही, ना वर्कर बढ़ रहे इसके, ना ये ज़्यादा दे रहा है वर्करों को, तो वेजेस कैसे बढ़ गए। हाँ, और चलो इसके वर्कर बढ़ तो रहे, बता तो रहा है बढ़ रहे, तो रियल में बढ़ रहे क्या, डमी वर्कर तो नहीं है, इसे डमी क्रिएट कर दियो वर्कर, ठीक है। तो इसको यूज थी क्या वर्कर बढ़ाने की, क्या बिजनेस ग्रो किया क्या बिजनेस ने, ठीक है। अब आउटपुट तो वही बन रहा है, वर्कर बढ़ा के कर क्या रहा है, इतने वर्कर क्यों बढ़ा दिए इसने, आउटपुट तो वही बन रहा है जो पहले बनता था। वर्कर बढ़ा के किया क्या इसने, कौन सा नया काम कर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग से पता पड़ेगा। याद रखना एपी से क्या होता है, एक्सपेक्टेशन डेवलप होता है। ये आगे पढ़ोगे तुम लोग, ये वर्ड आएगा आगे जब एपी पढ़ेंगे ना। मैं एपी एनालिटिकल प्रोसेसर पूरा टॉपिक आएगा एपी का। हाँ, एपी का तो पूरा हुआ आएगा, अलग से एक पूरा टॉपिक आएगा एपी का। ऐसे है एपी का 520 है शायद, ठीक है। तो जब वो आएगा एपी का ऐसे, तब पढ़ोगे तुम लोग एपी से क्या डेवलप होता है, एक्सपेक्टेशन। चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे अपन। चलो अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। चलो ये याद हो गई बात, 200, 315, 320 में अंडरस्टैंडिंग काम आती है। अंडरस्टैंडिंग 200, 315, 320, ये याद रखने का सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। हाँ, वहाँ लिख कर बता, 200 में काम आती है, 315 में काम आती है, मजे आ जाए तुम्हें बढ़िया काम हो गया। चलो, द ऑर्डर ऑफ एबीसी टेक्सटाइल्स लिमिटेड चॉक्स आउट एन ऑडिट प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज बिजनेस। भाई साहब बैठकर हमारे बंदे ने प्लान बना दिया, समझा ही नहीं बिजनेस को, अंडरस्टैंड किए बिना प्लान बना दिया, भाई हम ऐसे ऐसे ऑडिट करेंगे। उसने टेक्सटाइल कंपनी की पहले ही ऑडिट कर रखी है, तो उसको लग रहा है अब वापस टेक्सटाइल की तो कर रहा हूँ ऑडिट, अब क्या अंडरस्टैंड करूँ, डायरेक्ट प्लान बना देता हूँ, बैठकर प्लान बना दिया उसने। डायनामिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग और एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। अपडेटिंग वर्ड भी यूज करता है ये, तुम लोग गैदरिंग और एनालाइजिंग कर देना, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदर करने का, इंफॉर्मेशन को अपडेट करने का, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको क्या करेंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को गैदर और एनालाइज करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो डायनामिक किस्म का होता है। बिजनेस टू बिजनेस इंफॉर्मेशन गैदर करने में फर्क पड़ता है, और बिजनेस टू बिजनेस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद एनालाइज करने में भी डिफर होता है, ठीक है। चलो बेटा तुम्हें अच्छे समझ में आ गया ना 2 वर्ड का मतलब कंटिन्यूअस डायनामिक क्या होता है। दिव्यांश, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब सर लगातार जो चलता है, जो मतलब एक कभी खत्म ना हो, एक के बाद एक चलता रहे। तो अंडरस्टैंडिंग में कंटिन्यूअस वर्ड कहाँ से आ गया बीच में, चलता रहेगा अंडरस्टैंडिंग, एक के बाद एक के बाद। अंडरस्टैंडिंग करोगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपने अंडरस्टैंड किया, तो फिर आप वापस से नया डेवलप करोगे आपकी थिंकिंग, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना सर। अंडरस्टैंड करना कभी रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है ऑडिट तक, थ्रू आउट द ऑडिट। चलो अब आता है अपना इलेक्शन नंबर 5 में क्या लिखा है, व्हाइल ऑडिटिंग द बुक ऑफ द अकाउंट ऑफ हेविली द ऑर्डर ऑफ हेड शोड द टेंडेंसी, इंक्लिनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। अब वो मेंशन, ठीक है, नो टेंडेंसी भाई, नो टेंडेंसी। वो बिजनेस समझने में ऐसा कोई मतलब रख ही नहीं रहा, बिजनेस समझने से वो शो कर रहा है, ऑडिटर शो कर रहा है नो टेंडेंसी, कोई टेंडेंसी नहीं, कोई झुकाव ही नहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पे उसका कोई तवज्जो ही नहीं है, समझ में आया। टेंडेंसी इंक्लिनेशन समझ में आता है वर्ड, भाई इंक्लिनेशन तुम्हारे लिए भारी लगे, टेंडेंसी समझ में आता ही होगा, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। चलो, इज द अप्रोच ऑफ द टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर ऑफ हैवी, ये सही अप्रोच है क्या? नहीं, इनकरेक्ट अप्रोच है। ऑल्सो गिव रीजन टू योर आंसर, तुम भाई रीजन दो, वो लिख देंगे सेम कि भाई ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो देना चाहिए, क्यों, वेरी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग के अंदर, ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाओगे प्रॉपर, ठीक है। और वेरी सिग्निफिकेंट हो गया, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो गया, प्लानिंग में हेल्प करता है, ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। चलो, ये जो एक क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने 6 वाला, ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अलग है जिसको अपन ने पढ़ा नहीं है। वो ये है कि एक बिजनेस एंगेज है, उसकी अधिकतर सेल इंटरनेट के थ्रू होती है, ठीक है।
ऑडिटर को एडवाइस करो हाउ ही वुड प्रोसीड इन दिस रिगार्ड एज टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। भाई वो एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए कैसे प्रोसीड करें। मतलब अब तुम्हें सिखा रहा है कि तुम ऐसी जगह गए जहाँ पर इंटरनेट से ज़्यादा काम होता है, सारी सेल इंटरनेट के थ्रू ही होती है, तो वहाँ पर तुम क्या करोगे, तो तुम ये इंटरनेट की सेल वाली चीज़ों को एक रिस्की एरिया या स्पेशल एरिया मानोगे और उसमें तुम ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे, प्रोसेस ज़्यादा परफॉर्म करोगे उसको, बस ये करना है तुम्हें। ठीक है, तो ये लिखा है वाइल अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज के एनवायरनमेंट को समझने जाए तो इंटरनेट सेल इज बीइंग परसीव्ड एज रिस्की एरिया, इसको रिस्की एरिया मानेंगे। ठीक है, स्पेशल एरिया मानेंगे उसको, क्योंकि सारी सेल किसके थ्रू हो रही है, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स वहाँ से आ रहा है, सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू का वो है इंटरनेट से। रिस्की एरिया एंड नियर बाय वुड बी स्पेंडिंग सब्सटेंशियल टाइम एंड एक्सटेंसिव प्रोसेस। तो इसमें 3 वर्ड बोले उसने। पहला कि इंटरनेट की सेल जो है वो रिस्की एरिया है, वहाँ पर सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म करना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए, एक्सटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, हाँ 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 छोड़ दो। आज हम लोग पढ़े 4 पेज, देखो तो कितने पेज पढ़े हैं, तो फिर ये पढ़ेंगे अपन। नहीं नहीं नहीं, ये तो पढ़ेंगे फिर। अबे क्या 1:21 पढ़ाऊंगा बस तुम्हें? अबे यार 21 मिनट पढ़े सिर्फ, छोड़ दूंगा, रुपया देगी मेरे को, टाइम इज मनी। अरे यार 21 मिनट, पागल हो गया तुम लोग। ये पढ़ लो, 4 पेज हो जाएंगे, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अरे 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 छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म। अरे ये रहा खत्म यार, ये रहा छोटा है टॉपिक, सही कह रहा हूं। अरे भाई 21 मिनट पढ़ाऊंगा क्या तुम्हें? तो कम ही पढ़ाऊंगा। अरे ये कम ही है, मैं 2 टॉपिक तो बचकाने छोटे छोटे टॉपिक थे, वो 21 मिनट तो पढ़ाया मैंने। अरे आधा घंटा तो पढ़ाऊं कम से कम यार, आधा घंटा तो पढ़ा दो, 10 मिनट और तो पढ़ा दो। अरे 21 मिनट पढ़ाया, तुम दिमाग तो लगाओ थोड़ा, बस 21 मिनट पढ़ाओ, आधा घंटा तो पढ़ा लेने दो। तो भी कमी हुआ ना, 1 घंटे से तो कमी हुआ ना, आधा घंटा पढ़ा दो, आधा घंटा तो कम से कम। चलो ऐसा मत किया करो यार कि थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो। 4 पेज सोच के आया था, मेरे को लगा 4 पेज खत्म हो गए होंगे। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनो। अभी मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अभी इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझाएगा। तो ये पूरा वो ऐसे का नाम लिख देता है, टाइम पास करता है। और इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि एक प्रोसेस, बस ये मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल, प्रोसेस। ठीक है, AFRF इज अ फ्रेमवर्क, है ना, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ इंफॉर्मेशन, ऐसे इंटरनल कंट्रोल इज अ, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसे डिजाइन किया होता है TCWG ने, बड़े लोगों ने। ठीक है, इसके साथ वर्ड जोड़ देंगे डिजाइन के साथ, इंप्लीमेंट और मेंटेन। अब जनरली एक बात सुन लो, TCWG सबसे बड़ी पोस्ट होती है, वो डिजाइन करती है, मैनेजमेंट उसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, मैनेजमेंट का काम इंप्लीमेंटेशन का होता है। ठीक है, और ऑपरेशन का, और TCWG का काम फिर रिव्यू का होता है। TCWG डिजाइन भी करता है, मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है और ऑपरेट करता है। ठीक है, ऑपरेशन देखता है, और फिर TCWG उसको रिव्यू करता है। पूरी पिक्चर समझ में आई? अभी हम पढ़ेंगे डिम, DIM, डिम। ठीक है, तो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें डिजाइन किया जाता है, ये प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया जाता है। अब डिजाइन मतलब डिम हो गया पूरा, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड और मेंटेन। ठीक है, ये वर्ड चलता है साथ में, डिम। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इट इज अ प्रोसेस जिसे डिजाइन करता है TCWG, और क्यों करता है? ताकि अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसे TCWG डिजाइन करता है भाई, क्यों करता है? ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब इन 4 चीज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, 4 चीज से आ जाओ, सुनो अभी ध्यान से। प्रोसेस डिजाइन बाय, और 2 वर्ड और जोड़ देंगे, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन बाय। किसको? TCWG, मैनेजमेंट, अदर पर्सनल। क्यों करते हैं डिजाइन? ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के बारे में क्या प्रोवाइड कर सके वो?
इंटरनल कंट्रोल इसलिए बनाया जाता है ताकि एनटीटी का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो एनटीटी अचीव कर ले, उसको लगता है कि यार मैं इससे कर पाऊंगा, ठीक है, ये कंट्रोल अगर बना दिया ना मैंने तो मैं क्या कर पाऊंगा, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर पाऊंगा। तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, उल्टा बोल रहा हूँ। एनटीटी जब इसको डिजाइन करता है ना, कंट्रोल को डिजाइन करता है, तो एनटीटी को लगता है, वो कंट्रोल एनटीटी को रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि तू अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा, इसके बारे में रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ठीक है। कंट्रोल से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जा रहा है, कंट्रोल से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कौन सा एश्योरेंस मिलता है, रीजनेबल, एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इंटरनल कंट्रोल की खुद की भी क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन, ये बात याद रखना। तो इंटरनल कंट्रोल कभी भी तुम्हें कौन सा एश्योरेंस नहीं देगा, ऐसा नहीं है इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद चोरी नहीं होगी, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद कोई एरर ही नहीं होंगे, 100% चांस खत्म, अपन मस्त एंजॉय कर रहे हैं भाई, इंटरनल कंट्रोल लगा दिया टेंशन ही खत्म, ऐसा नहीं होता। तो इंटरनल कंट्रोल क्या करता है, क्यों लगाया इसको, ताकि अपन को रीजनेबल एश्योरेंस दे रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटी ऑब्जेक्टिव। अब कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन दे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल आए अपने पास, ठीक है, तो उसकी रिलायबिलिटी के बारे में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन के बारे में दूसरा पॉइंट, ठीक है। ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं, जो भी काम चल रहा है वो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। तीसरा एसेट की सेफगार्डिंग, कोई एसेट इधर उधर ना हो जाए, चोरी चकारी ना हो जाए, मिस एप्रोप्रिएशन ना हो जाए। और चौथा, हम हर लॉ और रेगुलेशन को क्या करें, कंप्लाई करें, कोई लॉ और रेगुलेशन हमसे छूट ना जाए, किसी को हम ओवरलुक ना कर दे, कोई वायलेट ना हो जाए, ठीक है, कोई लॉ और रेगुलेशन वायलेट ना हो जाए, टूट ना जाए, ठीक है। ये चार चीज कैसे याद रखोगे, ये P&L, ये बैलेंस शीट, इन दोनों से मिलके बनता है एज पर लॉ और रेगुलेशन। P&L यानी ऑपरेशन, बैलेंस शीट यानी कि एसेट का सेफगार्ड, ठीक है। P&L से मेरे जो ऑपरेशन है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट हो, बैलेंस शीट से जो मेरी एसेट है उसका सेफगार्ड हो, ये दोनों मिलकर बनेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रिलायबल हो। वापिस, P&L से मेरा ऑपरेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट हो, बैलेंस शीट से मेरी एसेट सेफगार्ड हो, ये दोनों मिलकर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनेगा वो रिलायबल हो एज पर AFR यानी कंप्लायंस करे लॉ और रेगुलेशन का। ये चार चीज हो गई याद, हाँ। तो हमने इंटरनल कंट्रोल को पढ़ा, प्रोसेस डिम बाय WG, क्यों, टू प्रोवाइड RA, ठीक है, अबाउट 4 थिंग्स, ठीक है, अबाउट अचीवमेंट ऑफ 4 थिंग्स, ठीक है, या ऐसे लिख देता हूं, अबाउट अचीवमेंट ऑफ, खत्म। क्या है, एक प्रोसेस है। इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेड मेंटेन्ड बाय TCWG, ठीक है, टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब वो कौन से ऑब्जेक्टिव है, रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव जो रिलेटेड टू, पहले तो ऑपरेशन ले लो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, दूसरा सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, तीसरा लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और चौथा कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक। जैसे कि आपने बोला थोड़ी देर पहले कि है ना एंटिटी प्रोवाइड करी अश्योरेंस, पर ऑडिट की है ना वो तो इनहेरेंट लिमिटेशन का, वो दो चीज को कनेक्ट कैसे करा, मतलब वो चीज समझ में। सुनो बेटा, इंटरनल कंट्रोल लगा दिया, अब इंटरनल कंट्रोल तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि तुम तुम्हारा अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, ठीक है। कौन सा एश्योरेंस देगा, रीजनेबल देगा। इंटरनल कंट्रोल लगाने का मतलब ये नहीं कि ना तो फ्रॉड होगा और ना ही कोई एरर होगा, कुछ होगा ही नहीं, 100% चांस है कुछ भी नहीं होगा। एब्सोल्यूट एश्योरेंस
गारंटी नहीं देता, वो गारंटी नहीं देता कि ना तो फ्रॉड होगा ना एरर होगा, क्योंकि मिस स्टेटमेंट किससे होते हैं, वेदर ड्यू टू इंटरनल कंट्रोल लगाने से अगर फ्रॉड एरर हो ही ना, चांस ही नहीं है, तो अपन हर इनहेरेंट रिस्क पे क्या लगा देंगे, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल अपन को रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो हमने कहा रीजनेबल क्यों देता है यार, इंटरनल कंट्रोल लगा दे तो फ्रॉड एरर होना नहीं चाहिए ना। तो किसी ने कहा कि भाई इंटरनल कंट्रोल की भी क्या होती है, अपनी खुद की कल्यूशन, उसका खुद का इनहेरेंट लिमिट। समझ में आया, जो इंटरनल कंट्रोल क्या कर जाएगा, ओवरराइड कर। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल क्या दे पाता है, सिर्फ हर वो चीज रीजनेबल एश्योरेंस देगी जिसके खुद के क्या होंगे। तो क्या ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो रीजनेबल एश्योरेंस देगा। क्या इंटरनल कंट्रोल का इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो रीजनेबल एश्योरेंस देगा। सिंपल सी बात है, रीजनेबल एश्योरेंस का रिश्ता इसके साथ है, हर वो चीज जिसके अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन है, वो हर वो चीज तुम्हें क्या देगी। तो इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस होता है, ठीक है, डिम बाई टीसीडब्ल्यू। टीसीडब्ल्यू डिम करता है, उसको डिजाइन करता है, इंप्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, TCWG मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, क्यों, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ 4 थिंग्स, टू प्रोवाइड अचीवमेंट ऑफ 4 अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, रिगार्डिंग वो 4 चीजों के नाम लिखते हैं। समझ में आई बात, हो गया इंटरनल कंट्रोल यार। अब इंटरनल कंट्रोल के जो लिमिटेशन होते हैं बहुत सारे नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये पॉइंट कुछ काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो वही लाइन लिखी हुई है, ये ऑपरेशन का इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी है ना, लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस, एसेट का सेफगार्ड, और ये लिखा हुआ है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इंटरनल कंट्रोल वेरी करता है, तभी तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है हर बार इंटरनल कंट्रोल की, साइज के हिसाब से, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। तुम समझो छोटा सा बिजनेस है तो उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होगा क्या, वही बिजनेस बड़े लेवल पे हो तो सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, तो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इफेक्ट करती है इंटरनल कंट्रोल। बेनिफिट समझ, इंटरनल कंट्रोल को समझने का बेनिफिट क्या है, अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट क्या है, क्यों समझे अपन इंटरनल कंट्रोल। तो देखो बेटा, सबसे पहला बोलता है पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट का टाइप बताता है कि भाई कौन कौन सी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ठीक, आइडेंटिफाई कर पाते हैं फैक्टर डेट अफेक्ट द रोम, रोम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ठीक है, रोम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल को समझ के। पहली चीज पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट का टाइप, दूसरा रिस्क का फैक्टर, ठीक है, और तीसरा डिजाइन कर पाएंगे एंटी ऑफ फेब। इंटरनल कंट्रोल समझ के एंटी ऑफ फेब डिजाइन कर पाएंगे। तो देखो रिस्क फैक्टर कौन कौन से है और मिस स्टेटमेंट किस किस तरह के होंगे, 2 चीज बताता है, रिस्क फैक्टर और मिस स्टेटमेंट की टाइप। ठीक है, कि भाई यहाँ पर अगर हम लोग ये इन लोगों ने जो माल रख रखा है इसके ऊपर इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है, या इन लोगों ने यहाँ पर अकाउंटिंग का काम होता है, ये पूरा सॉफ्टवेयर इनका यहाँ पर सिस्टम में काम होता है और यहाँ कोई भी एंटर हो सकता है, ऐसा मना नहीं है। ठीक है, और फिर अगर ये लोग ऐसे लगा दे कि सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही एंटर हो सकता है, तो ये कंट्रोल कहलाएगा, क्योंकि कोई भी एंटर होकर डेटा चेंज कर सकता है। तो इन लोगों ने क्या लगा रखा है, कंट्रोल, कि ऑथोराइज पर्सन ही एंटर होगा। तो इससे अपन को पता पड़ सकता है कि भाई यहाँ पर क्या कौन सा तरह का रिस्क है। यहाँ पर रिस्क है कि कोई भी आके डेटा चेंज कर सकता है। ठीक है, और उससे कौन कौन सी तरह की मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कौन से तरह का रिस्क है, कौन सी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कौन सा तरह का रिस्क, कौन सी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ये इंटरनल कंट्रोल को समझ के पता पड़ जाता है अपन को। प्लस हमारा फैब उसके ऊपर डिजाइन होता है। ठीक है, ये बात अपने ऊपर ही पढ़ ली थी शुरुआत में, आइडेंटिफाई असेसिंग जब 315 आया था ना, तभी बोल दिया था कि 315 बेस बनता है फैब, एंटी ऑफ फैब, और 315 ही तो है इंटरनल कंट्रोल को समझना। तो ये एंटी ऑफ फैब का बेस नहीं बनेगा क्या। ठीक है, समझ में आई बात। तो पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट का टाइप और रिस्क के फैक्टर्स डेट अफेक्ट द रिस्क। ठीक है, रोम को अफेक्ट करे, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसके बाद लिमिटेशन, लास्ट टॉपिक आज का, इसके बाद छोड़ दूंगा मैं तो। यार ये मैं तुम्हें इसलिए पीछे पढ़ रहा हूँ इसके, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जो चैप्टर जो टॉपिक शुरू होगा वो पूरा इंटरनल कंट्रोल के ऊपर है। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, उसके 5 कंपोनेंट के ऊपर पूरा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक लिमिटेशन, बेनिफिट लिमिटेशन खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है। चलो छोड़ो, बाद में पढ़ लेंगे लिमिटेशन। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में।